नमस्कार दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चरक चिकित्सा का जो चौथु चिकित्सा जो अध्यापन कर रहे थे उसको कंटिन्यू अपन यहाँ से करने वाले हैं। लेकिन जो पिछला लेक्चर था उसमें थोड़ी जो लास्ट लास्ट में जो थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी, उस वजह से मैं पिछला वाला थोड़ा रिपीट कर देता हूँ यहाँ पर। तो तो अपन यहाँ तक के तो मैंने बता दिया था। हाँ, यहाँ तक के मैंने अच्छे से बता दिया था। उसके बाद में थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी, तो वहाँ पर वॉइस अच्छे से नहीं आ पा रही थी। तो यहाँ से अपन फिर से स्टार्ट करते हैं। जो यहाँ पर बताया गया है, जो दीपावली शोथ होता है वो दिन में, मतलब कि दिन में वो ज़्यादा बढ़ जाता है। तो क्या है, जो दीपावली जो शोथ है वो दिन में ज़्यादा बढ़ने वाला है, और वो वार्तिक शोथ होता है। वार्तिक शोथ क्या है? दीपावली। मतलब इसको ऐसे याद रख सकते हैं, बातें कब करते हैं अपन? दिन में। तो दिन में वार्तिक शोथ बढ़ जाता है। इसके बाद कफश शोथ की बात करते हैं। तो जो कफश शोथ है वो रात्रि बलि होता है, वो रात्रि के समय बढ़ेगा। कफश शोथ कब बढ़ेगा? रात्रि में। तो अपन ऐसे याद रख सकते हैं, जब अपन रात में सोते हैं तो सोने से क्या होता है? कफ बढ़ता है। मतलब कि कोई चेष्टा ना करना, उससे ये ये दोष बढ़ता है, कफ दोष बढ़ता है। तो इसमें अपन को ये याद रखना है कि जो कफश शोथ है वो रात्रि बलि होता है। इससे आगे चलते हैं अपन। शोथ में पथ्य क्या है, मतलब कि क्या क्या सेवन करना चाहिए इसमें। इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि अपथ्य क्या है, वो अपन आगे पढ़ेंगे, दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट। लेकिन पथ्य क्या है, क्या क्या अपन को रोगी को सेवन करवाना है। तो चलिए, क्या क्या इसमें लिखा है। कुलत का यूज, कुलत का यूज जो रक्त पित्त में कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, यहाँ पर बताया है इसका यूज, कुलत का यूज। विशिकर और जांगम मांस। विशिकर और जांगम मांस क्या है? इसमें प्रोटीन है एक टाइप से, और यहाँ पर शोथ में प्रोटीन की ज़रूरत है। ठीक है, तो विशिकर और जांगल मांस का यहाँ पर प्रयोग करेंगे। सुवरचला एक ड्रग है, सुवरचला, यहाँ पर इसका भी वर्णन मिलता है। सुवरचला का भी अपन को प्रयोग करना है। इसके साथ साथ गाजर, पटोल पत्र, मकोए, मूली और नींब पत्र का भी अपन को यहाँ पर वर्णन किया जाता है। तो क्या क्या है? कुलत का यूज, रस्टिक और जांगम मांस, सुवरचला, गाजर, पटोल पत्र, मकोए, मूली और नीम। देखो, मूली भी है और नीम भी है। मैं यहाँ पर पिक्चर्स इसलिए लगा के रखता हूँ क्योंकि आप अगर देखते भी है तो वो आपके ब्रेन में जाता है, वो आपको मेमोराइज होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये बहुत इफेक्टिव लर्निंग होगी इसके साथ साथ में। ठीक है, तो यहाँ पर पथ्य की अपन ने बात कर ली। इसके बाद अपन अपथ्य की बात करते हैं, मतलब क्या क्या कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है यहाँ पर। तो देखो, ग्राम्य, अनुपमास, ग्राम्य, अनुपमास, शुष्क मास, वल्लूर, दैट इज शुष्क मास जो होता है वो यहाँ पर निषेध है। ठीक है, क्या क्या निषेध है? ग्राम्य, अनुपमास, अनुपमास से क्या होगा? कफ की वृद्धि होगी, तो वहाँ पर कफ आवरण बना लेगा, तो वात की गति में, वात की गति को अवरुद्ध कर देगा, तो उसके कारण यहाँ पर इसका निषेध बताया। शुष्क मास का भी सेवन नहीं। शुष्क मास मतलब वात का प्रकोप कर देगा एक टाइप से। शुष्क मास का भी यहाँ पर निषेध है। इसके साथ साथ नवान्नपान। नवान्नपान मतलब क्या है? जो अनाज अपन ने उगाया और उसको तुरंत सेवन करने लगे, तो नवान्नपान। तो नवान्नपान भी कफ का प्रकोप कर देगा, तो ये कफ बढ़ाने वाली चीज़ें है, तो ये इसका यूज़ नहीं करना है। इसके साथ साथ दही, मद्य और दिवा स्वप्न और मैथुन, ये विहार है यहाँ पर जो बताया है। दिवा स्वप्न भी नहीं करना है, मैथुन भी नहीं करना है, मद का सेवन भी नहीं करना है, ना दही का सेवन करना है। ठीक है दोस्तों, तो क्या क्या नहीं करना है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। सबसे पहले नीचे से पढ़ते हैं। ठीक है, मैथुन नहीं करना है, दिवा स्वप्न नहीं करना है, मद का सेवन नहीं करना है, दधी भी अभिसंधि होता है, कफ का वर्धन करेगा, तो कफ दही का भी सेवन नहीं करना है, नवान्नपान भी नहीं करना है। इसके साथ साथ ग्राम, अनूप, शुष्क और वल्लूर मांस का भी सेवन नहीं करना है। इससे आगे चलते हैं। इसके बाद में आता है इसका चिकित्सा सूत्र, मतलब कि आचार्यों ने इसकी जो चिकित्सा है वो कैसे बताई, कैसा इसका वर्णन किया है। ठीक है, तो इसमें जो है अपन देखेंगे कि
चरक जी बता रहे हैं यहाँ पर, तो चरक जी ने तो रोगी की चिकित्सा बताई है। रोगी की चिकित्सा अकॉर्डिंग टू उसकी क्या अवस्था है उस टाइम पर, क्या वो आमज है या फिर वो शिरोगत है, मतलब कि क्या अवस्था है उस शोध की, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर चिकित्सा बताई है। तो देखते हैं सबसे पहले आमज में अपन को लंघन और पाचन कराना है। अगर आम का निर्माण हो रहा है तो आम की तो सबसे अच्छी चिकित्सा क्या होती है, लंघन के साथ साथ अपन को पाचन कराना है। तो यहाँ पर भी चरक जी ऐसा ही बता रहे हैं, अगर आमज है शोध वहाँ पर आम दोष का इन्वॉल्वमेंट है, दोष आम बन गए तो वहाँ पर लंघन के साथ साथ अपन को पाचन कराना है। इसके बाद में जो है वो उल्वक दोष में अपन को विशोधन कराना है। उल्वक दोष में विशोधन कराना, विशोधन या शोधन बोल सकते हो उसको, जो पंचकर्म का उपयोग अपन इसमें करेंगे। उल्वक दोष में अपन को पंचकर्म का प्रयोग करना है, विशोधन भी शोधन ही है, ठीक है। तो बस उसकी टर्मिनोलॉजी को याद रखना है, उल्वक दोष में अपन को विशोधन कराना है। इसके आगे बढ़ते हैं। अब क्या बताया इनने, जैसे जैसे कि अपने जो शरीर के डिवीज़न है, तो डिवीज़न के अकॉर्डिंग आपको इसमें कर्म करना है, चिकित्सा करनी है डिवीज़न के अकॉर्डिंग। अगर शिरोगत है, सिर में है, तो सबसे पास वाला मार्ग क्या है उसका, सिर है, तो वहाँ पर अपन को शिरोविरेचन कराना है, नस्य देना है उसको। अगर वो अधोगत है, मतलब कि अपनी लोअर एक्सट्रीमिटीज़ में है, ठीक है, कटी प्रदेश से नीचे है, तो वहाँ पर अधोगत बोलेंगे उसको, और उसमें अपन को विरेचन कराना है। विरेचन क्यों कराएंगे, क्योंकि वो अधोगत है, तो अगर नीचे दोष है तो नीचे से ही निकाल लो, ठीक है। और अगर वो ऊर्ध्वगत है, ऊर्ध्वगत में वहाँ पर अपन को वमन कराना है, ऊर्ध्वजत में वमन का प्रयोग करना है अपन को, ठीक है दोस्तों। इसके बाद में अपन आगे चलते हैं। इसके बाद में जो यहाँ पर बताया है कि अगर वात के साथ साथ विध्वंस मिल रहा है तो यहाँ पर अपन को नीरुवस्ती करानी है। वात के साथ साथ विध्वंस है तो वहाँ पर नीरुवस्ती का प्रयोग करना है। अगर वात के साथ साथ पित्त का इन्वॉल्वमेंट हो गया है तो क्या करेंगे अपन, सतिक्त घृत का सेवन कराएंगे उसको। अगर वात के साथ में पित्त का इन्वॉल्वमेंट मिल गया है तो सतिक्त घृत का अपन उसको सेवन कराएंगे। ऐसा क्यों, क्योंकि अपन को पता है जो घृत होता है, घृत पित्त अनिल हरम, घृत क्या क्या हरता है, पित्त और अनिल का हरण करता है। पित्त और अनिल किसको बोला है, वात को। तो यहाँ पर सतिक्त घृत का प्रयोग मिलता है अपन को वात पित्तज शोथ में, ठीक है। इसके साथ साथ कफोत्तिक्त, कफोत्तिक्त में यहाँ पर क्षार, मूत्र, तक और आसव का वर्णन मिलता है। कफोत्तिक्त में मतलब कि अगर कफ का आवरण है वहाँ पर तो आपको क्षार, मूत्र, तक्र और आसव का प्रयोग करना है। मूत्र क्यों, क्योंकि अपन को पता है जो मूत्र होता है रुक्ष होता है तो कफ को वैसे हरेगा। क्षार जो होता है वो क्या होता है, मल मूत्र को लाने वाला होता है, तो वहाँ पर क्या है, ऑडिमा है, वहाँ पर इंटरस्टिशियल फ्लूइड का अकोमोडेशन हो गया है, तो वहाँ पर क्षार बहुत अच्छा काम करेगा। तक्र और आसव का भी कफोत्तक में बताया है। इसके बाद यहाँ पर अपना ये चिकित्सा सूत्र, इसका जो चिकित्सा सूत्र था यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। अब अपन अपने इस पे चलते हैं, इसमें क्या क्या चिकित्सीय योग पढ़ने हैं। जो मेन जो लेक्चर है वो अभी स्टार्ट करते हैं। तो अपन ने एक टाइप से ये अपना रिवीजन भी हो गया, लेकिन जो मैंने स्लाइड बनाई है ये देखो, सॉरी गलत भूल गई, ये रही। यहाँ से स्टार्ट होता है अपना चिकित्सा योग, मतलब कि इसमें अपन को क्या क्या योग बना के, क्या क्या औषधियों का इसमें अपन को पेशेंट में उपयोग करना है। तो सबसे पहले देखो इसमें दुग्ध देना है, किसका, ऊँट का दूध पिलाना है उसको 1 सप्ताह तक, मतलब कि 7 दिन तक की उसको ऊँट का दूध पिलाना है। तो उसको ऐसे याद रख सकते हैं एक टाइप से अपन कि जो ऊँट होता है वो क्या करता है, वो अपने अंदर पानी को स्टोर करके रखता है, तो उसका निदान उसी के पास है एक टाइप से। अगर वो पानी को स्टोर करके रख रहा है तो उसी का दूध अपन को पिला, मतलब कि पानी को स्टोर करके रख रहा है वो। और शोध रूप में भी क्या होता है, वो एक बेसिकली पानी ही भरता है एक टाइप से, ऐसा इसको अपन रिलेट कर सकते हैं। तो उसके पास उसका निदान है, उसी के पास उसका उपाय भी है। उपाय क्या है, उसका अपन दूध का सेवन कराएंगे उसको, ठीक है। तो ऊँट का दूध का सेवन बताया है यहाँ पर, और वो भी 1 सप्ताह तक ऊँट के दूध का सेवन, ठीक है। इसके बाद में जो है यहाँ पर अरिष्ट का वर्णन मिलता है। अरिष्ट कौन कौन से पिलाने हैं इसको देखते हैं यहाँ पर कौन से है।
पुनर्नवादि अरिष्ट। पुनर्नवा, बोविया, डिफ्यूज़ा, ये बहुत अच्छा मतलब कि मूत्र को लाने वाला ड्रग है। तो मूत्र विरेचन में इसका यूज़ करेंगे अपन। ये मूत्र विरेचनीय ड्रग है तो इसको भी अपन प्रयोग करेंगे। अपन को बेसिकली जो उसमें फ्लूइड है वो उसको बाहर निकालना है, उससे सिम्टोमेटिक वो उसको रिलीफ मिलेगा। तो क्या है, पुनर्नवादि अरिष्ट। इसके साथ साथ गंडीराद अरिष्ट। गंडीराद अरिष्ट में जो सबसे इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर शुद्ध भल्लातक का यूज़ किया है। शुद्ध भल्लातक का, क्योंकि अगर कफ वगैरह का आवरण है यहाँ पर तो भल्लातक जो है यहाँ पर बहुत अच्छी ड्रग मिलेगी अपन को। तो जो गंडीदार अरिष्ट है वहाँ पर जो है शुद्ध भल्लातक भी इसमें अपन को मिलता है। इसके साथ साथ क्या है, अष्टशत अरिष्ट। अष्टशत अरिष्ट और त्रिफलाद अरिष्ट का भी यहाँ पर वर्णन मिलता है। तो क्या क्या है, अष्टशत अरिष्ट, त्रिफलाद अरिष्ट, गंडीराद अरिष्ट और पुनर्नवा अरिष्ट। पुनर्नवा अरिष्ट, गंडीराद अरिष्ट, अष्टशत अरिष्ट और त्रिफलाद अरिष्ट यहाँ पर अपन को पढ़ने मिला है यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद जो है वो कृष्णा आदि चूर्ण। कृष्णा किसका पर्याय है, पिप्पली का। तो कृष्णा आदि चूर्ण का वर्णन कहाँ मिलता है, कृष्णा आदि चूर्ण का वर्णन अपन को शोध की चिकित्सा में मिलता है, चिकित्सीय योग में मिलता है, ठीक है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कृष्णा आदि चूर्ण। इसके साथ साथ क्षार गुटिका। क्षार जो होता है मैंने आपको पहले ही बताया, मल मूत्र को लाने वाला होता है और जो भी फ्लूइड है वो इसको बाहर निकालेगा अपने शरीर से, ठीक है। तो क्षार गुटिका का वर्णन भी यहाँ पर है। तो क्षार गुटिका के कंटेंट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैंने यहाँ पर कंटेंट्स लिखे हैं, क्षार द्वयी। तो दो क्षार को यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे, क्षार द्वयी, ठीक है। इसके साथ साथ चतवार लवण। देखो जहाँ पर मैंने 4 स्पून लगाए जिसमें 4 लवण है, तो चतवार लवण, 4 लवण का वर्णन है। इसके साथ साथ अयोरज। अयोरज मतलब कि लोह चूर्ण बोल सकते हैं, ठीक है। लोह जिसको बोल सकते हैं, लोहे का चूर्ण। तो अयोरज का भी यहाँ पर वो है, ठीक है, प्रेजेंस। इसके साथ व्योश। व्योश क्या है, त्रिकटु, व्योश भी है इसमें। और इसके साथ साथ फलत्रिक। फलत्रिक मतलब त्रिफला, ठीक है। तो क्या क्या है, क्षार द्वय, 2 क्षार, 4 लवण, अयोरज, व्योश और फलत्रिक, ठीक है दोस्तों। क्षार गुटिका की ये कंटेंट्स हो गए अपने। इसके बाद में आ जाता है गुड़ आद्रक। तो गुड़ आद्रक में बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो गुड़, अदरक और गुड़ का रेशियो क्या होना चाहिए। अदरक और गुड़ का रेशियो क्या है, 1:1 और इसकी मात्रा कितनी, 5 पल प्रयोग करना है अपन को। अदरक और गुड़ का रेशियो क्या है, 1:1। तो ये भी यहाँ पर बहुत अच्छी औषधि यहाँ पर सिद्ध होने वाली है, क्योंकि गुड़ है और इसके साथ साथ अदरक भी है यहाँ पर, और इसकी मात्रा कितनी देनी है यहाँ पर, 5 पल, ठीक है दोस्तों। गुड़ अदरक भी है यहाँ पर। इसके साथ में शिलाजतु त्रिफला क्वाथ के साथ, अपन को पता है अपन शिलाजतु अग्निमंथ के साथ काय में देते हैं, शिलाजतु को अग्निमंथ के साथ अपन देते हैं स्थौल्य की चिकित्सा में। गाइस आप कमेंट करके बताओ शिलाजतु को वारुण के साथ कौन से रोग में देते हैं, ठीक है दोस्तों, आप कमेंट करके बताना। इसके बाद में अपन देख रहे हैं यहाँ पर क्या काय का वर्णन है, शिलाजतु का त्रिफला क्वाथ के साथ। तो शिलाजतु जो है वो त्रिफला क्वाथ के साथ अगर देंगे तो वो त्रिदोषज शोथ में देंगे। अगर वात, पित्त, कफ तीनों का इन्वॉल्वमेंट है तो वहाँ पर अपन को शिलाजतु के साथ त्रिफला, क्योंकि त्रिफला जो है वो त्रिदोषज है, तो अपन ऐसे याद रख सकते हैं अगर त्रिफला क्वाथ का यूज़ कर रहा है वो, तो वो त्रिदोषज है, अपन यहाँ पर शिलाजतु के साथ उसको देंगे, ठीक है दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं अपन कंस हरितिकी। तो ये जो जैसे जो स्पेशल जो चीज़ें होती है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कंस हरितिकी का वर्णन कहाँ पर आता है, कंस हरितिकी का अपन यहाँ पर पढ़ेंगे। कंस हरितिकी जो है इसमें इसका नाम कंस क्यों पड़ा, क्योंकि यहाँ पर जो है अपन इसकी मात्रा क्या है, एक कंस में अपन को द्वय पंचमूल मिलाने हैं। द्वय पंचमूल कितने मिलाने हैं, द्वय पंचमूल मतलब 5-5 पंचमूल, 5-5 पंचमूल, लघु पंचमूल और बृहद पंचमूल। तो जो है अपन को एक कंस मतलब एक आड़क मिलाना है, एक आड़क या फिर कंस मिलाना है, इसलिए इसका नाम क्या है, कंस हरितिकी,
ठीक है, तो 10 मूल मिला दिए। इसके साथ साथ अपन को 100 हड़द का प्रयोग करना है, 100 हड़द। ठीक है, तो इसमें क्या क्या है, कंस हरितिकी में एक आड़क या फिर कंस जिसको बोल सकते हैं, एक आड़क या फिर एक कंस द्विपंचमूल है, दो पंच मतलब कि द्विपंचमूल है और 100 हड़द है। इसके बाद में चित्रक घृत, चित्रक बहुत अच्छा दीपन पाचन करेगा, अग्नि को बढ़ाएगा, तो अपन चित्रक घृत का भी यहाँ पर वर्णन मिलता है। इसके साथ साथ चित्रकादिवटी का कहाँ मिलता है, चित्रकादिवटी गृहिणी में पढ़ेंगे अपन लोग दीपन पाचन के लिए, चित्रकादिवटी गृहिणी में पढ़ते हैं। और चित्रक घृत जो है वो अपन को जो शोथ है वहाँ उसकी चिकित्सा में पढ़ने को मिलता है। इसके बाद में पंचकोल यूष, पंचकोल यूष, इसका भी वर्णन यहाँ पर। इसके साथ साथ में अगर शोथ में अतिसार भी मिलता है, अगर शोथ के साथ साथ अतिसार भी मिलता है तो वहाँ पर चिकित्सा क्या है, तो शोथ अतिसार की चिकित्सा जो है वो गुड़ के साथ अभया और गुड़ के साथ नागर, नागर दैट इज अदरक, तो गुड़ाभायम व गुड़ नागरम व सदोष भिन्न विबद्ध वर्चोह, तो अगर भिन्न विबद्ध वर्च मतलब कि मल आ रहा है, भिन्न विबद्ध और ऐसा मल आ रहा है तो, और दोष मतलब कि दोष उसके बढ़े हुए दोषों के साथ आ रहा है, तो उसमें अपन को गुड़ के साथ साथ हड़द का यूज़ करना है और गुड़ के साथ साथ नागर डेट इज अदरक का यूज़ करना है। ठीक है दोस्तों, इतना समझ में आ गया। तो यहाँ पर शोथ अतिसार की एक स्पेशल चिकित्सा बताइए, वो क्या है, गुड़ के साथ साथ हरितिकी और गुड़ के साथ साथ नागर डेट इज शुंठी जिसको बोल सकते हैं अपन। ठीक है, इसके आगे क्या है, स्तोलेया तेल वातादि वातिक शोथ में चक्रदत्त ने निर्देशित किया है। तो शोलेया तेल का कहाँ पर वर्णन मिलता है और किसने बताया है, तो शोलेया तेल जो है उसका वातिक शोध में चक्रदत्त जी ने वर्णन बताया है, शोलेया तेल। इसके बाद में जो है ये यहाँ तक का अपन ने जितना पढ़ा ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, मतलब कि चिकित्सा सूत्र, चिकित्सा के योग, अपन ने इंट्रोडक्शन देख लिया था पहले ही लेक्चर में। ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट था। अभी जो है वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है बिकॉज बाद में भी ये आने वाला है, तो स्थान अनुसार शोध के जो भेद है वो अपन को ऐसे ही पढ़ लेना है। ठीक है, जस्ट जनरल रीडिंग लगा लेनी है अपन को। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं इसको भी। जो सिर वाला जो शोध है, सिर शोध जो होता है वो दोषत्रय, मतलब कि यहाँ पर तीनों दोषों का इन्वॉल्वमेंट होता है। देखो क्या लिखा है, त्रिदोष के कुपित होने से, यहाँ पे तीनों दोषों का इन्वॉल्वमेंट होता है। और ये तीनों दोष देखो, निदानो कुर्वन्ति शोफ सिरः सुदोर्यम, तो ये तीनों दोष यहाँ पर कुपित होके शोध को उत्पन्न करते हैं। तो जो सिर वाला शोध होता है वो त्रिदोषज होता है। इसके बाद में शालूक, शालूक में क्या बताते हैं ये कि जो इसके जो गले से जो है वो घुरघुर जैसी आवाज़ आती है, घुरघुर जैसी आवाज़ आती है। अरे यार, हाँ चलो देखते हैं अपन। जो जो शालूक होता है उसमें क्या है, गले से घुरघुर जैसी ध्वनि आती है। और जो सुश्रुत जी है उसको कंठ शालूक के नाम से बोलते हैं। सुश्रुत जी क्या बोलते हैं इसको, कंठ शालूक। तो देखो, अंतर गले घुरघुरी
कान्वितम, तो घुरघुर जैसी इसके गले से आवाज आती है। और जो उच्च श्वास होती है उसमें अवरोध भी होता है इसमें, ठीक है। विडालिका, विडालिका में क्या है, विडालिका जो है ये गला जो है इसमें गोलाकार हो जाता है। विडालिका में क्या हो जाता है, जो गला हो जाता है वो गोलाकार हो जाता है। इसके बाद में जो तालु विद्रति है, तालु विद्रति के बारे में जो बोलते हैं ये त्रिदोषज मानते हैं। तो कौन से त्रिदोषज पढ़ लिया अपन ने, सिरह शोथ जो है वो त्रिदोषज है और जो तालु विद्रति है वो भी त्रिदोषज है। इसके बाद में उपजीवा, उपजीवा कैसे होने वाली है, कफ के प्रकोप से जीवा के ऊपर होने वाला शोथ। तो उपजीवा कफ के प्रकोप से ऊपर वाले हिस्से में होगी, उपजीवा उसका नाम ही है उप, ठीक है। तो कफ के प्रकोप से ऊपर होगी, जीवा के ऊपर होगी। और अधिजीवा कफ के प्रकोप से जीवा के नीचे होने वाला शोथ। जीवा के अगर नीचे है तो अधजीवा, अधिजीवा और ऊपर है तो उपजीवा। इसके बाद में उपकुश, उपकुश, उपकुश को अपन कैसे याद करेंगे, उपकुश जो राम जी के पुत्र है उनका नाम है कुश, तो राम पुत्र से आपको याद करना है। तो राम पुत्र कौन है, कुश। तो यहाँ पर अपन को ये याद करना है, राम पुत्र कुश है। तो राम से रक्त याद कर लेना है और पुत्र से पित्त, रक्त पित्त दोष यहाँ पर इन्वॉल्व है। और यहाँ पर दंत मास में होने वाला शोथ, दंत मास मतलब अपने जो मसूड़े होते हैं वहाँ पर ये शोथ उत्पन्न होता है। इसका नाम क्या है, उपकुश। उपकुश, कुश क्या है, राम का पुत्र, राम के पुत्र, राम जो है वो रक्त है और पुत्र जो है वो पित्त है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद में है दंत विद्रति, कफ के प्रकोप एवं रक्त के संचार के कारण दंत मास में होने वाला शोथ है। तो दंत विद्रति भी कहाँ हो रही है, दंत मास में हो रही है, लेकिन यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट का है कफ और रक्त का इन्वॉल्वमेंट है। कफ और रक्त का इन्वॉल्वमेंट अगर हो गया तो दंत विद्रति, अगर रक्त के साथ साथ पित्त का इन्वॉल्वमेंट हो गया तो उपकुश। इसके बाद में अर्बुद, तो देखो यहाँ पर चरक जी ने अर्बुद का भी वर्णन किया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अर्बुद का वर्णन कहाँ मिलता है, जिसको अपन कैंसर वगैरह बोलते हैं, तो अर्बुद भी शोध में इसका वर्णन किया है। तो अर्बुद, चरक ने ग्रंथि और अर्बुद की चिकित्सा समान बताई है। तो ग्रंथि और अर्बुद की चिकित्सा चरक जी समान बताते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ग्रंथि की चिकित्सा और अर्बुद की चिकित्सा, जैसी ग्रंथि की चिकित्सा करेंगे वैसी ही सेम अपन को अर्बुद की चिकित्सा चलानी है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, गलगंड और गंडमाला, ये देखना है अपन को। तो ये क्या होता है, अगर जो गलगंड है वो अगर एक ग्रंथि है तो उसको गलगंड बोलेंगे, और अधिक ग्रंथि है तो उसको गंडमाला बोलेंगे। मतलब कि जो थायराइड होता है बहुत कॉमन होता है वुमेन्स में, तो अगर थायराइड है तो जो उभार हो जाता है इसमें गले में वो है गलगंड। गलगंड अगर एक ही ग्रंथि है वहाँ पर तो गलगंड है, और बहुत सारी ग्रंथियाँ उत्पन्न हो गई है तो गंडमाला है। वही लिखा है, गलस्य पाशर्वे गंडमाला एकः स्यात् गंडमाला बहुश्य गंडो, ठीक है। तो अगर एक है तो गलगंड है और बहुत सारी है तो गंडमाला है। इसकी चिकित्सा में क्या कहते हैं, गंडमाला में की चिकित्सा में जो यहाँ पर चरक जी बताते हैं वो है सूर्यावर्त रसोन कल का प्रयोग करना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर गंडमाला में गंडगल में क्या यूज़ करना है, सूर्यावर्त रसोन कल्क। इसके साथ साथ जलकुंभी भस्म, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, जलकुंभी भस्म का कहाँ पर वर्णन मिलता है। तो जलकुंभी भस्म का वर्णन गलगंड और गंडमाला की चिकित्सा में चरक जी ने बताया है। इसके साथ साथ गौमूत्र, मतलब कि जलकुंभी का ही मतलब जलकुंभी के साथ साथ अपन को गौमूत्र भी देना है, ये चक्रधर ने निर्देश दिया है, ठीक है दोस्तों। तो जलकुंभी भस्म और गौमूत्र वाला चक्रधर जी ने बताया है और सूर्यावर्त कल्क वाला चरक जी ने बताया है। इसके साथ साथ अलजी में क्या है, अलजी में जो शोथ है वो ताम्र वर्ण का दिखेगा आपको,
क्या दिखेगा, शोथ जो है वो ताम्र वर्ण का दिखेगा। इसके साथ साथ अपन यहाँ पर अलजी तो पढ़ रहे हैं, शोथ में अपन अलजी पढ़ रहे हैं, और कहाँ कहाँ अपन अलजी पढ़ते हैं, जो प्रमेय पीड़िका होती है वहाँ पर अपन अलजी पढ़ते हैं, ठीक है। नेत्र संधिगत रोग भी वहाँ पर भी अपन पढ़ते हैं अलजी, मतलब कि एक नेत्र संधिगत रोग में भी वहाँ पर पढ़ते हैं अपन, और मांस प्रदोषज विकार भी अलजी है। तो 3-4 चीज़ें तो यहीं पे हो गई। तो अलजी का वर्णन कहाँ कहाँ है, यहाँ पर पढ़ रहे हैं अपन शोथ में, प्रमेय पीड़िका भी होती है, नेत्र संधिगत रोग भी होता है, इसके साथ साथ मांस प्रदोषज विकार भी है, ठीक है दोस्तों। तो अलजी में यहाँ पर क्या बताते हैं, सशूला पीड़िका, यहाँ पर इसमें शोथ उत्पन्न होगा, ये ताम्र वर्ण की होगी, ठीक है। इसके बाद में आ जाता है, सॉरी, मांसरादोषी। मांसरादोषी में क्या है कि जो नख की चमड़ी जो होती है ना, नख की मतलब कि जो अपने जो नेल्स होते हैं वहाँ पर शोथ उत्पन्न हो जाता है, जो चमड़ी होती है वहाँ पर शोथ उत्पन्न हो जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर जो टर्म लिखा है यहाँ पर चर्म खांतरे, चर्म नखांतरे, तो चर्म नख आंतरे जो टर्म है वो आ जाता है यहाँ पर मांस संदृष्टि में। तो मांस संदृष्टि में क्या है, चर्म नख आंतरे कि जो अपनी जो नेल्स होते हैं उसके अंदर की जो चमड़ी होती है वहाँ पर ये शोथ उत्पन्न होगा। इसके बाद आगे चलते हैं, विस्फोट सर्व शरीर में स्फोटन वाले व्रण। जो विस्फोट होता है वो जो यहाँ पर जो शोथ का नाम लिखा है विस्फोट, ये पूरे शरीर में स्फोट वाले व्रण है। मतलब कि ऐसा नहीं है कि जो अपन ने सर्वांग वाला जो पढ़ा था, जो टाइप पढ़ा था ना अपने, जो चाणक्य जी ने सर्वांग अर्धांग बता रहे, तो यहाँ पर ये सर्वांग में होता है, पूरे शरीर में होगा ये, तो पूरे शरीर में विस्फोट होगा वाले व्रण है ये। इसके साथ साथ कक्षा, तो यहाँ पर जो एक ट्रिक आती है, ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, वात पित्त वात कफ और पित्त कफ में जो है कक्षा विदारिका और रोमांतिका को मैंने ट्रिक में इन्वॉल्व किया है। तो देखो कैसी है ट्रिक, कक्षा बनाई मसूर रोग में, कक्षा बनाई मसूर रोम में। तो कक्षा से आपको क्या याद करना है कि इसमें वात पित्त का इन्वॉल्वमेंट है, बनाई दैट इज विदारिका, विदारिका में काय का इन्वॉल्वमेंट है, वात कफ का इन्वॉल्वमेंट है, मसूरिका मसूर से मसूरिका में काय का इन्वॉल्वमेंट है, पित्त और कफ का इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है दोस्तों। इतना आपको याद रखना है, कक्षा बनाई मसूर रोम में, इतना आपको याद रखना है। इसके बाद में ब्रंद में वात पित्त एवं कफ के प्रकोप के कारण आंत्र अंडकोश में चले जाते हैं और वहाँ से निकलकर अपने स्थान में चले जाते हैं। मतलब कि तीनों दोषों का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है यहाँ पर। तो इसमें जो है स्पेसिफिक क्या है, जो आंत्र है, जो अपनी इंटेस्टाइन है, वो अंडकोश में चली जाएगी, ठीक है। सबसे पहले क्या हो गए, तीनों दोष कुपित हो गए, उसके कारण कॉम्प्लिकेशंस आए, तो क्या हो जाएगी, जो अपनी जो इंटेस्टाइन है, आंत्र है, वो अंडकोश में प्रवेश कर जाएगी। उसके बाद में वो वापस वहाँ से निकलकर अपने स्थान में चले जाएगी। तो एक टाइप से उसने वहाँ पर व्रण क्रिएट कर दिया, वहाँ पर स्पेस बना दी अंडकोश में, तो वहाँ पर शोथ की उत्पत्ति हो जाएगी। तो ब्रंद में क्या है, वात पित्त कफ प्रकोपित हुए, उसके कारण जो है उसने आंत्र जो है उसको अंडकोश में प्रवेश कराया, आंत्र अंडकोश में प्रवेश हुई, फिर वापस अपने स्थान पे आ गई। तो जो अंडकोश वाला जो स्थान था वो बड़ा हो गया, तो वहाँ पर क्या शोथ उत्पन्न हो जाएगा, तो वो ब्रंद है। इसके बाद में जो है वो मूत्रज वृद्धि। मूत्रज वृद्धि में क्या है, अंडकोश में मूत्र अधिक मात्रा में भर जाता है, अंडकोश स्पर्श में मृदु हो जाता है। अगर वहाँ पर मूत्र भर गया है अंडकोश में तो वो क्या हो जाएगा, मृदु हो जाएगा, ठीक है। तो मूत्र वृद्धि, मूत्र की कहाँ वृद्धि हो रही है, अंडकोश में, तो ये आपको ये याद रखना है। मूत्रज वृद्धि कहाँ होगी, अंडकोश में होगी, वहाँ पर वाटर अकोमोडेट हो जाएगा ड्यू टू
दोष के प्रकोप के कारण। अगर मेदज वृद्धि पूछ रहा है वो, अगर मेदज वृद्धि है तो वहाँ पर भी जल भरेगा, वहीं पे अंडकोश में ही भरेगा जल, लेकिन स्पर्श में वो स्निग्ध और कठोर हो जाता है वहाँ पर, क्योंकि मेद भरेगा वहाँ पर अंडकोश में, वहाँ पर मेद भरेगा, मेदज वृद्धि में यहाँ पर मेद भरेगा अंडकोश में, तो यहाँ पर ये स्निग्ध और कठोर हो सकता है। मेद तो स्निग्ध होगा और कठोर आपको याद कर लेना है, स्निग्ध व कठोर वहाँ पर अपन को देखने मिलेगा। इसके बाद में भगंदर, तो भगंदर क्या है? कृमि अस्थि द्वारा गुदाछत। यहाँ पर एक्सटर्नल फैक्टर इन्वॉल्व हो रहे हैं, कृमि हो गए, अस्थि द्वारा गुदा का क्षय हो रहा है यहाँ पर। तो मल त्याग समय प्रवाहन से, तो यहाँ पर निदान बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर भगंदर काय के कारण हो रहा है, भगंदर का भी वर्णन यहाँ पर बताया गया है। तो यहाँ पर ये बहुत अच्छे से याद रखना है कि शोथ की चिकित्सा में भगंदर का वर्णन बताते हैं चरक जी, शोथ वाले जगह पर भगंदर का वर्णन बताते हैं। और क्या बताते हैं उसमें, वो कैसे उत्पन्न हो रहा है? मल त्याग समय प्रवाहन से। अगर वो मल त्याग कर रहा है और उसके साथ साथ प्रवाहन कुंजन कर रहा है तो उसको भगंदर होने की संभावना है। और क्या है? व्यवाय से या उत्कट आसन से गुदा के पार्श्व में पीढ़ी को उत्पत्ति को भगंदर कहते हैं। तो अगर वो मे भी पॉसिबल कि वो उत्कटासन में है, मतलब कि व्यवाय कर रहा है और उत्कटासन में है, ठीक है, तो इससे भी जो उसके गुदा में पार्श्व में प्रमेय की उत्पत्ति हो सकती है, उसको गुदा में पार्श्व में पीड़िका की उत्पत्ति हो सकती है, जो कि भगंदर अपन इसको बोलेंगे, ठीक है। तो इसकी चिकित्सा में क्या बताते हैं, यहाँ पर शस्त्र कर्म का प्रयोग करेंगे अपन, विरेचन देंगे सबसे पहले, पाटन कर्म, पाटन कर्म शस्त्र कर्म ही है एक टाइप से, ठीक है। तो चिकित्सा में क्या देंगे, विरेचन कराएंगे उसको, पाटन कर्म करेंगे उसका, और तेलदाह और क्षार सूत्र का प्रयोग करेंगे। क्षार सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, क्षार सूत्र अपन भगंदर की चिकित्सा में यहाँ पर पढ़ रहे हैं। तो चरक जी ने भगंदर की चिकित्सा में ही बताया है क्षार सूत्र का प्रयोग, लेकिन क्षार सूत्र जो है सुश्रुत में सबसे पहले कहाँ पर यूज़ होता है? सुश्रुत जी सबसे पहले नाड़ी व्रण में बताते हैं, नाड़ी व्रण की चिकित्सा में सबसे पहले सुश्रुत जी बताते हैं। चरक जी भगंदर की चिकित्सा में बता रहे हैं, सबसे पहले इसका वर्णन कहाँ कर रहे हैं? भगंदर की चिकित्सा में क्षार सूत्र का वर्णन कर रहे हैं, लेकिन सुश्रुत जी कहाँ कर रहे हैं? नाड़ी व्रण में। और जो चक्रदत्त जी है वो कहाँ बताते हैं? सबसे पहले अर्श में बताते हैं। तो ये तीनों जो आचार्य है, इसके अपन को मत याद रखना है कि सबसे पहले जो चरक जी है वो काय में बता रहे हैं? क्षार सूत्र का प्रयोग भगंदर में बता रहे हैं। जो सुश्रुत जी है वो काय में बताते हैं? नाड़ी व्रण में बताते हैं। और चक्रदत्त जी अर्श में बताते हैं। इसके बाद में श्लीपद, जो श्लीपद रोग है, जो श्लीपद है, इसमें क्या क्या है? मांस, रक्त एवं कफ दोष की दुष्टि के कारण जंघा तथा पिंडलियों एवं पैरों के ऊपर भाग में शोथ उत्पन्न, मतलब कि जिसको अपन एलिफेंटासिस बोलते हैं मॉडर्न में, तो वही है ये। लेकिन यहाँ पर अपन को आयुर्वेद पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है क्या क्या बता रहा है यहाँ पर? मांस, रक्त, कफ ये दूषित हो जाएंगे, इसकी दुष्टि के कारण जो है वो रोग उत्पन्न हो रहा है। तो इसमें क्या होगा? जंघा तथा पिंडलियों एवं पैरों के ऊपर भाग में शोथ युक्त श्लीपद रोग होता है। तो वो अपन को पता है वो नीचे से स्टार्ट होता है, फिर धीरे धीरे ऊपर तक के पहुंचता है, जंघा तक के पहुंचता है और पिंडलियों तक के भी पहुंच जाता है, ठीक है दोस्तों। इसके साथ साथ इसकी चिकित्सा में क्या बताते हैं ये? इसकी चिकित्सा में सिरावेधन, कफनाशक चिकित्सा और सरसप तेल, सरसप मतलब सरसों का तेल, सरसों का तेल गर्म होगा तो वो कफ का नाश करेगा, ठीक है। और कफनाशक चिकित्सा बताइए, तो ये मेनली जो है ये कफज दोष है एक टाइप से, यहाँ पर अपन को कफनाशक चिकित्सा चलानी। इसके साथ साथ सिरावेदन भी करना है, रक्त का भी इन्वॉल्वमेंट हो रहा है यहाँ पर, तो सिरावेदन भी अपन इसको इसमें करेंगे। इसके बाद में जो इम्पोर्टेंट है जलगदा गर्भ, ठीक है। इसमें क्या है? प्रबल पित्त प्रकोप के कारण विसर्पण
जो शोथ है वो उत्पन्न, मतलब अपन ने शोथ के सिम्टम्स में पढ़ा था कि जो शोथ है वो एक जगह से दूसरी जगह तक के जाता है, तो ये भी कुछ इसी टाइप का है। तो अपन को इसको कैसे याद रखना है, पित्त का जाल से याद रखना है, पित्त का जाल करके याद रखना है। तो यहाँ पर पित्त का प्रकोप हो रहा है और जालक गर्भक इसका नाम है। तो पित्त का जाल से अपन को याद रखना है। इसकी चिकित्सा में जो सबसे इंपॉर्टेंट है ये धात्री प्रयोग। इसकी चिकित्सा में क्या आता है, धात्री प्रयोग, यहाँ पर टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है। तो धात्री डाइटिस आंवले का अपन को प्रयोग करना है इसमें, इसकी चिकित्सा में। इसके साथ साथ लंघन और रक्त मोक्षण भी देना है उसको। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर अपना ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। आज के लिए इतना ही। अगले जो चैप्टर है उसको अपन स्टार्ट करेंगे, जो कि है उदर रोग चिकित्सा। धन्यवाद।